हाँ जी, तो टॉपिक है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। और एक सिर्फ जनरल हेसेस लॉ होता है। जनरल हेसेस लॉ किसे कहते हैं? हेसेस लॉ है कि अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, यानी ए से मान लो बी बनाना है। अब ए से बी डायरेक्टली बना रहे हो, या ए से आप पहले एक्स बना रहे हो फिर बी बना रहे हो, ए से आप वाई बना रहे हो फिर बी बना रहे हो, या फिर ए से आप वाई बना रहे हो फिर जेड बना रहे हो फिर उससे बी बना रहे हो। नो मैटर व्हाट पाथ यू फॉलो, एंथैल्पी चेंज विल बी द सेम। ठीक है, ओवरऑल जो एंथैल्पी होगी वो ए से बी में कन्वर्ट करने की उतनी ही होगी। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जितनी हीट रिलीज करनी है उतनी ही करेगा, नो मैटर व्हाट पाथ यू फॉलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उतनी ही हीट अब्सॉर्ब करेगा, नो मैटर व्हाट पाथ यू फॉलो। तो ये एक तरीके से ये भी प्रूव करता है कि जो एंथैल्पी चेंज है इट इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की के ऊपर डिपेंड करता है, बीच में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता कितनी हीट रिलीज होगी। समझ में आई बात? तो ये है जनरल हेसिस लॉ। अब जो हम पढ़ रहे हैं हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, वो ये कहता है इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। एक रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, इफ इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स, व्हाट आर दो सेवरल स्टेप? मान लो ए से पहले x बनता है, फिर x से y बनता है, फिर y से z बनता है, और फिर z से अल्टीमेटली b बनता है। तो a से b ही जाना था मुझे, लेकिन आई टुक 4 स्टेप्स टू डू इट। तो इन चारों स्टेप्स की कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी। इसकी एंथैल्पी 1 2 3 4, या ऐसे ले लेते हैं, इसकी एंथैल्पी 10 है, इसकी 15 किलो जूल है, इसकी 18 किलो जूल है, तीसरे स्टेप की इसकी मान लो 9 किलो जूल है। तो इन सारी एंथैल्पीज का सम जो होगा वो आपकी मेन रिएक्शन की एंथैल्पी दे देगा। जो आपका मेन रिएक्शन है उसकी एंथैल्पी किसके बराबर होगी? इन सारी एंथैल्पीज के सम के बराबर, 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9। ठीक है, ये होता है Hess's law of constant heat summation. If a reaction occurs in several steps, then the enthalpy of that reaction is actually the sum of enthalpies of various steps. बात समझ में आई? यस सर। सर अभी इसमें कितनी क्लासेस और लगेंगी? अभी इसमें 3 क्लासेस और लगेंगी। ओके सर। ठीक है, तो Hess's law of constant heat summation की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम। If a reaction takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature. If a reaction takes place, काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो कोई नहीं। डेफिनेशन में बाद में लिखवा दूंगा, फिर मैं सीधे आपको रिएक्शन बताता हूँ, इसके लिए क्वेश्चन बताता हूँ। Let's look at NCERT. ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक्सरसाइज का। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are 890.3 kilojoule per mole, 393.5 kilojoule per mole and 285.8 kilojoule per mole. आपको 3 डिफरेंट रिएक्शंस की एंथैल्पीज दे रखी है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी,
इन 4 ऑप्शंस में से CH4 की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या हो, ठीक है। तो एक रिएक्शन की एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज दैट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ CH4, और 3 रिएक्शंस की एंथैल्पीज आपको दे रखी हैं, एंड व्हाट आर दोस रिएक्शंस जिनकी एंथैल्पीज दे रखी है, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो जिस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी होती है उसे कहते हैं एम रिएक्शन, ठीक है। किस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 आपको कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, कोई बताएगा जल्दी से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए कैसे बनाते थे इक्वेशन, क्या बताया था कि प्रोडक्ट होना सर चाहिए 1 एलिमेंट्स मोल, लेते हैं और मोल जो प्रोडक्ट होगा वो 1 मोल होना 1 मोल चाहिए। होना चाहिए। तो CH4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, C प्लस हाइड्रोजन, लेकिन एच। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा ये रिएक्शन। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते टाइम बस एक चीज ख्याल रखनी है कि प्रोडक्ट का 1 मोल रहना चाहिए, तो CC बराबर है H2, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 का रिएक्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने, डेल्टा एफ एच नॉट, ये आपका एम रिएक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा आपको 2 या 3 रिएक्शंस दिए जाते हैं हर क्वेश्चन में इस तरह के, कि जिनकी एंथैल्पीज आपको गिवन होती है। तो आपको दी हुई है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो उसको लिखते हैं, 3 रिएक्शन दिए हुए हैं आपको, इनको हम गिवन रिएक्शंस बोलते हैं। तो गिवन रिएक्शंस 2 या 3 होंगे या 4 भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 यहाँ डाल लेते हैं हम नंबर। क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं हमें, सबसे पहला लिया है कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन कैसे लिखा जाएगा, CH4 का कंबशन होता है, कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस H2O। अब इसकी बैलेंसिंग में मैंने क्या बताया था, कंबशन की बैलेंसिंग के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो जिस चीज का कंबशन हो रहा है, यानी यहाँ CH4 का कंबशन हो रहा है, तो उसका 1 मोल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 लगेगा और फिर यहाँ 2 लगेगा, ये बैलेंस हो गया। इसकी कंबशन एंथैल्पी कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 890, नेगेटिव में 890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, कंबशन एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, प्योर कार्बन को ग्रेफाइट बोलते हैं, इसका कंबशन क्या होगा, CO2 बन जाएगा सिंपली, C प्लस O2 गिव्स CO2। ये ग्रेफाइट का कंबशन हो गया। इसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है, इसकी एंथैल्पी दे रखी है 393.5, नेगेटिव 393.5 किलो जूल पर, ठीक है। फिर दे रखी है डाई हाइड्रोजन की कंबशन एंथैल्पी। अब डाई हाइड्रोजन लिखें या हाइड्रोजन लिखें, आपको पता है कि वो H2 ही होता है, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो भी H2 ही लिखोगे आप। तो इससे क्या बनेगा, H2O। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे हाफ लगाओगे, 2 नहीं लगाओगे H2 और H2O पे। क्यों, क्योंकि जिस चीज का कंबशन हो रहा है उसका 1 मोल रहना चाहिए, ये कंबशन एंथैल्पी की कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, कितना दे रखा है आपको, 285.8 किलो जूल पर मोल दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास काम हो गया, अब आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है। आपको चाहिए था कंबशन एंथैल्पी, एम रिएक्शन चाहिए था और गिवन रिएक्शन चाहिए थे, वो आपके पास आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन गिवन रिएक्शंस को यूज करके आपको एम रिएक्शन बनाना होता है। गिवन रिएक्शंस, एक तरीके से मैंने क्या बताया था, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है कि अगर एक रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उन सभी स्टेप्स की जो एंथैल्पीज होती हैं उनका सम मेन रिएक्शन की एंथैल्पी दे देता है। लेकिन ये सम सिंपली नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि यू डू नॉट नो फॉर श्योर वेदर दीज आर द स्टेप्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। So you can make them into steps for this reaction. How will you make them into steps for this reaction? You can convert these given reactions in a way so that they become the steps of M reaction. ठीक है, how will you convert it, वो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एम रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले बेटर तरीका यही होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट देखो, वैसे तो कुछ भी कर सकते हो बट लुक एट द प्रोडक्ट फर्स्ट। क्या चाहिए आपको, CH4 चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है एक्सक्यूज वो मी क्या सर। है। हाँ जी, सर जो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए वो मतलब इंडिविजुअली वो ही होना चाहिए या उसके साथ कुछ और भी बन सकता है? किसमें, फॉर्मेशन एंथैल्पी में।
नहीं सर, जैसे हमें यहाँ पे CH4 का निकालना है, फॉर्मेशन निकालनी है। फॉर्मेशन तो सर एंथैल्पी में उसमें एक ही प्रोडक्ट होता है हमेशा, कभी भी 2-3 प्रोडक्ट नहीं होते, और फिर फॉर्मेशन एंथैल्पी की इक्वेशन बनेगी ही नहीं। ठीक है, ओके सर। कोई जनरल रिएक्शन दिया हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो उसमें प्रोडक्ट एक ही होगा हमेशा। सही है। अब देखो, तुम्हें एम इक्वेशन में CH4 चाहिए राइट हैंड साइड पे, और कितना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ ना नंबर, तो 1 मोल CH4 चाहिए राइट हैंड साइड पे RHS पे। कौन सी वाली गिवन इक्वेशन में 1 2 3 में से कौन सी इक्वेशन में CH4 है, पहले तो ये देखो। फर्स्ट। फर्स्ट में ले, और 1 मोल भी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे है, राइट पे नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करोगे। अब जब आप इक्वेशन 1 को रिवर्स करके लिखोगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी CO2 राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 2H2O भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा CH4 और 2O2। जब इसको रिवर्स करते हैं तो इसकी जो एंथैल्पी होती है वो उसका भी साइन चेंज हो जाता है, तो इसकी एंथैल्पी नेगेटिव 890 से पॉजिटिव 890.3 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, फिर और क्या चाहिए मुझे, चलो इसकी बात हो गई, CH4 आ गया सही जगह पे। अब मुझे रिएक्टेंट्स में देखो क्या चाहिए, रिएक्टेंट्स में मुझे C चाहिए, एक तो 1 मोल चाहिए लेफ्ट साइड पे चाहिए। कौन सी इक्वेशन में C है और 1 मोल है, सेकंड। सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे भी है 1 मोल भी है, यानी कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंडीशन में है। तो सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। तो आप लिखोगे ऐड इक्वेशन 2। ठीक है, एज इट इज इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे हम, जैसे लिखी हुई थी, C+O2 गिव्स CO2। ये सेकंड इक्वेशन आपने एज इट इज इसके नीचे लिख दी। इसको मैं थोड़ा सा गैप देके लिख देता हूँ, बिकमिंग टू क्लम्प्ड। C+O2 gives CO2। इसकी एंथैल्पी भी एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं किया इस इक्वेशन के साथ, तो एंथैल्पी भी 393.5 किलो जूल पर मोल ही रह जाएगी। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको चाहिए और क्या चाहिए आपको, 2H2 चाहिए। यहाँ देखो, एक चीज और चाहिए रिएक्शन, एम रिएक्शन में 2H2। H2 कौन से वाले रिएक्टेंट में है, कौन से वाले गिवन इक्वेशन में है, थर्ड इक्वेशन में है, थर्ड। लेकिन 2H2 नहीं है, 1H2 है, और लेफ्ट साइड पे भी है, रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन 1H2 है। तो इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 2, तो इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो वो बन जाएगा 2H2। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 2H2, और O2 में हाफ लगा हुआ था, वो हाफ कैंसिल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से, और राइट साइड पे 2H2O आ जाएगा। तो इक्वेशन की एंथैल्पी जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 285.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 571.6। साइन नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो, ये तुमने सारी चीजें जो करनी थी वो कर दी। अब देखो क्या इसको ऐड करने से, इन तीनों इक्वेशंस को फाइनली ऐड करने से क्या एम इक्वेशन बन रही है। तो एडिंग ऑल इक्वेशंस, कैंसिल अप हो जाएगा सर। यस। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 2H2O, राइट साइड पे 2H2O कैंसिल आउट हो गया। O2 ठीक है, O2 एंड CO2। CO2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2O2 है, यहाँ पे एक एक O2 मिला के ये 2O2 बन रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बन गई फाइनल इक्वेशन, लेफ्ट साइड पे C बचा, 2H2 बचा, और राइट साइड पे CH4 बचा। यही थी हमारी एम इक्वेशन। यस सर। तो एम इक्वेशन बन गई, इसका मतलब एंथैल्पीज भी ठीक है, एंथैल्पीज को सिंपली ऐड करो, और तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो -75 पॉइंट, यानी इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस रिएक्शन की जो आ जाएगी
वो क्या होगी, -75.4 है आई थिंक इसका आंसर, 74.8 सॉरी, -74.8 किलो जूल पर मोल। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, ये दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट ऐड करके फाइनली -74.8 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, उसको ट्राई कर लेना खुद से, और रिएक्शंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन इक्वेशंस दे रखी है 1 2 3, ये रही गिवन इक्वेशंस 1 2 एंड 3, और आपको एम इक्वेशन बनानी है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो CH3OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है, तो एम इक्वेशन बनानी पड़ेगी। गिवन इक्वेशंस ऑलरेडी बनाने की जरूरत नहीं है, दी हुई है, अपनी एंथैल्पीज के साथ दी हुई है। यही एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एग्जैक्टली जो मैंने अभी किया, इसी तरीके से तो सॉल्व करना है। मिथनॉल के लिए तो वो कैटलिस्ट वगैरह भी यूज होता है ना? मैं क्या कहा था तुमसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए सिर्फ आपको एलिमेंट्स को ऐड करना है, यहाँ कोई में एक्चुअल रिएक्शन नहीं लिखना होता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके तो सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब बनाओगे CH3OH की, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, C, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस ऐसे C+H2+O2 बैलेंस करोगे तो बस यहाँ पे 2 लग जाएगा, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे हाफ लग जाएगा, बन गई फॉर्मेशन एंथैल्पी। यही एम इक्वेशन होगी। सर बस इक्वेशन बनती है ना, ऐसे प्रैक्टिकली बना नहीं सकते ना वैसे? हाँ ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी बनेगा, ये तो फॉर्मेशन एंथैल्पी की इक्वेशन के लिए होता है, एक्चुअल में थोड़ी मिथेनॉल ऐसे बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन कर लेना घर से। वंशिका समझ में आ गया आपको भी? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 14 घर से करके रखना, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्लास में। में सर कितनी क्लासेस लगेगी? इक्विलिब्रियम में यार अब मैं ऐसे ओके सर। काउंट नहीं बता सकता एग्जैक्टली, लेकिन इक्विलिब्रियम इज एटलीस्ट 25% लॉन्गर देन दिस चैप्टर। ओके सर। इट विल टेक सम टाइम। इक्विलिब्रियम के अंदर नॉर्मली 8 से 10 क्लासेस लग जाती है, महीना निकलेगा पूरा, ऑलमोस्ट फरवरी पूरा निकलेगा। क्योंकि सर मार्च में तो शायद पेपर ही होंगे। कोई बात नहीं, वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो है वो बहुत आसान चैप्टर है, मतलब वो तो यस सर। एक एक दो दो क्लास में भी हो जाएंगे। और इनफैक्ट हम उसे इक्विलिब्रियम के बीच बीच में एस ब्लॉक पी ब्लॉक करा दूंगा मैं, एक एक क्लास लेके।